हेलो नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का दूसरा क्लास है। जिसे आप जानते हैं कि अभी मैं पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेपर 1 का आप लोग को 200 यूनिट करवाया जाएगा, बने रहें। और अभी क्या करवा रहे हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड। क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, ये खत्म होने के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू किया जाएगा। तो चलिए बने रहिए, आगे जितना तक हुआ है उससे आगे शुरू करते हैं, समय को ना जाया करते हुए। यदि आप लोग को कुछ पीछे में नहीं समझ में आया होगा, बेसिकली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है? मेथड। क्या है? मेथड ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम ये पॉपुलेशन यूनिवर्स। ये क्या है? बात कर रहा है कि रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च करते वक्त क्या करना है हमको? जो सैंपल करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, मतलब डाटा इकट्ठा करना है। क्या है? डाटा इकट्ठा करना है। वो किस तरह किया जाता है वही हम सब समझेंगे। ठीक है, सैंपल कि सैंपल जब हम सैंपलिंग इकट्ठा करते हैं, कितने प्रकार के सैंपलिंग इकट्ठा होता है? तो दो प्रकार के। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक पहला प्रकार ये है क्या? प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता नमूना। क्या कहते हैं? प्रायिकता नमूना, या तो फिर इसको कहते हैं 2 नाम से। ठीक है, संभावना। संभावना, संभावना। और इसको कहते हैं गैर संभावना। क्या कहते हैं इसको? गैर संभावना। गैर संभावना। तो एक होता है संभावना, एक होता है गैर संभावना। ठीक है, ये यदि नहीं याद है तो ये याद रखना। तो क्या है? प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं और संभावना हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी गैर संभावना हो गया। ये क्या है? सैंपलिंग मेथड, जो डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का या तो कोई भी लड़की रिसर्च कर रही है, रिसर्च कर रहा है किसमें? मान लेते हैं कि ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में रिसर्च कर रहा है। वो क्या कर दिया? तो ज्योग्राफी में एक दिन क्या किया वो? कोई मान लेते हैं कि एक तालाब या तो एक खेत, एक मान लेते हैं एक खेत गया सैंपल इकट्ठा करने के लिए। तो सैंपल इकट्ठा करने के 2 विधि है। कौन कौन? एक संभावना के और गैर संभावना। एक संभावना लगा के, एक गैर संभावना। ठीक है, ये संभावना में प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसमें सबका बराबर बराबर चांस मिलता है। क्या होता है? इसमें सबका बराबर बराबर चांस मिलता है। कि जैसे मान लेते ये पूरा खेत है, यहाँ पूरा मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी का ढेर है ये। या तो स्टेडियम लेते हैं, मान लो इसको स्टेडियम है, या तो खेत, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या इसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है, खेत मानेंगे तो। एक आदमी यहाँ से मिट्टी उठाया, एक यहाँ से मिटाया, यहाँ से उठाया, यहाँ से यहाँ, मतलब कहीं से भी उठा सकता है। ये किसमें? प्रोबेबिलिटी में आएगा। ठीक है, संभावना में कहीं से भी उठा, मतलब कोई निश्चित समय नहीं कि यहाँ से उठाऊंगा चाहे यही उठाऊंगा, ये सब कुछ नहीं। ये क्या है? कहीं से भी उठा सकता हूँ। ये क्या होगा? संभावना हुआ। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में आएगा। लेकिन गैर प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? गैर संभावना में तो आता है कि वो नहीं, मैं यहाँ से उठाऊंगा ये अच्छा रहेगा, ये यहाँ से उठाऊंगा नज़दीक रहेगा, यहाँ है तो यहाँ से जाने के लिए नज़दीक रहेगा, मैं यहीं से उठाऊंगा। ये आता है किसमें? नॉन प्रोबेबिलिटी में, गैर संभावना में आता है। ठीक है, मेथड का कितने सैंपलिंग है डाटा इकट्ठा करने के लिए? 2। ठीक है, कौन कौन? प्रोबेबिलिटी और गैर प्रोबेबिलिटी, जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, गैर संभावना, इसका संभावना नाम है। ठीक है, अब इसका भी कुछ जिसे कहते हैं कि एक अध्याय होता है। क्या होता है? एक अध्याय होता है। इसके भी एक अध्याय का भी एक उप अध्याय होता है। इसी तरह इसका भी भाग है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का लगभग हम लोग 4 भाग पढ़ेंगे। ठीक है, 4 भेद। नॉन प्रोबेबिलिटी के भी 4 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार होता है आप समझ गए? इसमें क्या होता है? सबका बराबर चांस मिलता है, संभावना सबका बराबर रहता है, कोई निश्चित नहीं कि आप ये उठेगा। ऐसा हो गया कि जहां मतलब संभावना रहता है, ठीक है, किसी का भी चांस आ सकता है, कहीं भी उठा सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? इसमें सबका बराबर चांस नहीं मिलता है। इसमें क्या करता है? नहीं, मैं यहीं वाला उठाऊंगा, मैं यहीं से उठाऊंगा। ये किसमें? नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि प्रोबेबिलिटी का कौन कौन से कह सकते हैं कि भाग है, उपभाग। ठीक है, तो एक आता है उसमें रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग आप देखेंगे कहीं सिंपल सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग रहता है। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग। अब इसको क्या हिंदी में कहते हैं? तो यादृच्छिकरण। ठीक है, क्या? यादृच्छिकरण। ठीक है, यादृच्छी हुआ, यादृच्छी लिखा गया। ठीक है, इच्छी ही है। यादृच्छिकरण नमूना। ठीक है, यादृच्छिकरण नमूना का एक और, यादृच्छिकरण यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक और नाम है। क्या है इसका नाम? बोला बिना योजना। हम आसान भाषा में समझे क्या? बिना योजना। हाँ, बिना योजना के। क्या होता है? बिना योजना के, बिना योजना का मतलब इसके लिए कोई प्लानिंग पहले से नहीं है। ठीक है, कि किसको हम उठाएंगे। सो क्या वही खेत वाला दे दिया उदाहरण के लिए, खेत हो गया, स्टेडियम हो गया, जो भी दिमाग में आया आपका, तो यहाँ भरा हुआ। तो ये क्या हो गया? इतना बड़ा में कोई
क्या होता है रैंडम सैंपलिंग किसको कहते हैं, जिसमें इसका हिंदी क्या होता है, यादृच्छिकरण नमूना, या तो फिर बिना योजना का, इसको अपना भाषा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यादृच्छिकरण या तो फिर बिना योजना का, यह शब्द किसी चीज को बिना किसी निश्चित योजना या पैटर्न के नियम या तरीके से चुनता है, कह सकते हैं, ठीक है। चुनता है कौन, बिना नियम बिना पैटर्न का चुनता है इसमें, ठीक है। इसमें कोई नियम पैटर्न नहीं है कि यही चुनूंगा, ठीक है। ये किसमें बिना योजना बिना नियम का है ना, बिना नियम का चुनता है, किसमें सैंपल, ठीक है। अब यदि एनटीए यदि पूछ दे एग्जाम में आवे, बोल कौन सा सैंपलिंग के मेथड है जो बिना किसी नियम का बिना किसी योजना का चुनता है, तो किसमें आ जाएगा, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आएगा, ठीक है, बिना योजना का। नाम से होता है, इसमें पॉपुलेशन के कहीं भी से भी सैंपल उठा सकता है। इसी तरह यहाँ जो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है इसको कहीं कहीं से भी उठा लेगा, इसको भी उठा लेगा, तो यहीं भी उठा लेगा। ये कोई कन्फर्म नहीं कि इसी को उठाएगा, ठीक है। अपना मतलब जिसको मन किया उसको उठा देगा, ठीक है, संभावना के आधार पर। अब क्या होगा, अब देखेंगे स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको क्या आता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब जैसे अब रैंडम मतलब समझ रहे ना, रैंडम मतलब क्या होता है, रैंडम कहते हैं कि ऐसे ही कोई आ गया, रैंडमली आ गया कोई, मतलब एक बार की बिना कुछ योजना बनाए हुए, ठीक है, बिना कोई नियम पालन या तो बिना कोई प्लान बनाए हुए, उसी को कहते हैं रैंडम, इसीलिए बिना योजना का लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, क्या है स्ट्रैटिफाइड, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, स्त्रीकृत योजना या तो नमूना, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, स्त्रीकृत, या यह क्या होता है, या क्या होता है, यह सबसे पहले इसमें जनसंख्या को पहले किसी विशिष्ट विशेषता, क्या, या इसमें जनसंख्या को पहले किसी विशेष विशेषता, जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है स्टेडियम है, ठीक है, क्या है ये स्टेडियम, हाँ, क्या होता है, या पहले सबसे जानो कि ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जिसको स्त्रीकृत नमूना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, यह हेट्रोजेनियस के लिए होता है, ठीक है। ये शब्द याद रखना, ये याद रखना इसलिए क्या कि हिंदी में इसको नहीं पकड़ पाइएगा एक शब्द के लिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये शब्द पकड़ रही है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हेट्रोजेनियस मतलब ज्यादा, जहाँ एक जैसा नहीं लोग है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। हेट्रोजेनियस और हेमोजेनियस बताऊंगा, हेट्रोजेनियस, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक जैसा नहीं के लिए, ठीक है। तो मान लेते ये पूरा स्टेडियम है, पूरा इधर से भरा हुआ व्यक्ति है, इधर से क्या हो रहा है, मान लेते हैं अभी आईपीएल चल रहा है, इधर से भी पूरा भरा हुआ व्यक्ति, बीच में खिलाड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया कि यहाँ पे तो सभी लोग तो आया है, क्या आया है, यहाँ पे कोई ज्यादा कोई ज्यादा उम्र का आया है, क्या ज्यादा उम्र का आ गया, ठीक है, या तो उम्र का है या तो आयु के हैं, या तो फिर क्या हो गया कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आ गया, शिक्षा से इसको ले लेते हैं, या तो फिर क्या कहें इसको आय से भी ले लेते हैं, कोई ज्यादा इनकम वाला आ गया, क्या आ गया आय से भी ले लेते हैं। तो क्या होता है स्ट्रैटिफाइड मतलब कुछ ज्यादा, जहां ज्यादा ऐसे लोग बहुत ज्यादा जहां एक जैसा नहीं हो सब, ठीक है। यहाँ उम्र वाला भी, ज्यादा उम्र वाला भी है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, और क्या है ज्यादा इनकम वाला भी है, तो तीनों है, तो तीनों से थोड़ा थोड़ा करके हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो क्या किस में आएगा, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में आएगा, ठीक है। क्या होता है इसको इसे कह सकते हैं जिसमें जनसंख्या को पहले किसी विशिष्ट विशेषता जैसे आयु, आय और शिक्षा के आधार पर अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता हो, ठीक है। क्या क्या पहले एक क्या है, ये स्टेडियम था, इसमें क्या हजारों लोग बैठा था, उसमें से मैं एक उम्र लोग उठा लिया, मान लेते कि एग्जांपल के लिए कि बोल किसका 28 साल का उम्र है, वो खड़ा हो गया कितना 100। आप कौन कौन से मान लेते कि कौन कौन से एमए करके बैठे हैं, कुछ भी हो गया, एमसीएम से या तो पीजी सब कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट, तो क्या कर दिया उसमें खड़ा हो गया कितना 150। बोले कि मान लेते कौन कौन सा यहाँ 30+ है एज में बैठा हुआ, क्या 30+ एज में बैठा हुआ, उसमें भी खड़ा हो गया 200, ठीक है। अब जो ये कितना डाटा कलेक्शन हुआ, ये 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, और 5 2 4 हो गया, है ना 450 हुआ, जो 450 डाटा कलेक्शन के, ठीक है। इसी पे हमको अब रिसर्च करना है, ठीक है। तो यही बोल रहा है डाटा ये कलेक्शन हुआ, ठीक है। डाटा कैसे हुआ कि पूरा स्टेडियम में एक आधार पे चुना, कैसे उम्र के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, आयु के आधार पे, ठीक है। इसीलिए जैसे मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा सैंपलिंग रहता है, उसमें क्या कुछ अलग अलग विशेषता के साथ, इसमें विशेषता क्या था, ज्यादा उम्र वाला, ज्यादा शिक्षित था, और ज्यादा आय वाला, ज्यादा इनकम वाला था, इसलिए क्या किया इसको अलग अलग से साइड किया, ठीक है, चुन लिया मैं। इसी तरह से आता है
नहीं समझ में आया? सबसे पहले देखिए अस्त्रीकृत नमूना, ठीक है, अस्त्रीकृत एक स्तर में, ठीक है, एक स्तर में बांट लेना, ठीक है, एक साइड में बांट लिए, किसा बोल क्या क्या से बांट लिए, कैसे बांटे, तो जो जो थोड़ा अलग है, हाँ जो जो अलग है, मान लेते कि यहाँ क्या है, या तो ये क्या, मान लेते कि ये क्या हो गया, मैं ही गंदा कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, हाँ चलिए अब इसको मैं बना रहा हूँ ये पेन से, क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सिनेमा हॉल है, ठीक है, क्या हो गया, ये सिनेमा हॉल है, यही रहता है ना वो जिसमें देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टर, पर्दा जो है, तो क्या होता है, जो यहाँ पे जो बैठा है लोग, इतना इतना जो बैठा है, अब इसमें गया है 500 लोग देखने के लिए सिनेमा हॉल में, ठीक है, कितना 500 लोग देखने गया है। अब इसमें बात करेंगे कि बोल अब हमको क्या करना है, रिसर्च करना है, डाटा वही है मेरा डाटा, अब इसमें से हम कैसे कलेक्शन करेंगे, ये है, ठीक है, कि कैसे कलेक्शन करेंगे। तो यहाँ हमको एक चीज ध्यान देने, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, चलिए अब हमको यहाँ ध्यान क्या देना है, हमको ध्यान पेन चला गया था, हाँ अब हमको यहाँ क्या ध्यान देना है, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा जरा सा, पेन ही नहीं काम कर रहा है मेरा, हाँ चलिए काम कर गया। अब क्या हम लोग बता रहे थे, अस्त्रीकृत नमूना का, हाँ अस्त्रीकृत नमूना बता रहे थे, थोड़ा इसको छोटा करने दो, इसके बाद चलते हैं, हाँ अस्त्रीकृत नमूना बता रहे थे। अब इसमें हमको क्या, मान लेते कि ये क्या सिनेमा हॉल है, अब इसमें हमको यदि छाटना है डाटा, मान लेते कि यहाँ जो देखने गया 500 लोग, यही मेरा डाटा है, क्या है, यही मेरा डाटा है, यही मेरा काम का चीज है, ठीक है, जिसमें हम रिसर्च करेंगे। डाटा समझ, डाटा क्या चीज समझाए थे पिछले क्लास में, बताया था, देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा, कि मान लेते किसी पे हिंदी उदाहरण लेते हैं, किसी पे हमको मान लेते हैं कि गोदान पे, ठीक है, मान लेते हैं गोदान पे हमको कुछ रिसर्च करना है, रिसर्च क्या करना है कि गोदान में किस तरह ग्रामीण जीवन को उभारा है, ठीक है, गोदान रचना ने एकमात्र ग्रामीण जीवन को किस अर्थात रूप में प्रस्तुत किया है प्रेमचंद ने, गोदान के रूप में, ठीक है, किस तरह दिखाया है, तो वो चीज हमको और विस्तृत से देखना है। तो अब जितने आलोचक गोदान पे लिखा है अपना बुक, ठीक है, उनका सब पढ़ूंगा मैं, वो क्या हो गया मेरे लिए डाटा हो गया, ठीक है, सारा किताब जो मैं खरीद के लाया गोदान के ऊपर लिखा हुआ, वो क्या डाटा हो गया। इसी तरह सेम ये क्या हो गया, डाटा हो गया, ठीक है, 500 लोग बैठा है मान लेते, इसमें यहाँ पे कितना 500 लोग बैठा है। अब यहाँ से यहाँ अब 500 छाट नहीं पाएंगे, कैसे छाटेंगे, बोलेंगे कि 30 उम्र वाला एक साइड हो जाओ, यहाँ से हो गया कितना 150, यहाँ से अलग हो गया, फिर बोले कि हम, फिर क्या बोले हम, हाँ फिर क्या बोले कि बोल अब जो जो पीजी कर चुके हैं, अब जो जो पीजी कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट, वो क्या हो जाए साइड हो जाए, तो वो कितना 200 हो गया। अब क्या बोले, बोल दिए कि जब उम्र भी हो गया, शिक्षा भी हो गया, अब बोल दिए कि जो भी 50 प्लस कमा रहा है, 50,000 मतलब 50,000 से ज्यादा कमा रहा है, वो साइड हो जाओ। मात्र कितना हुआ 50 हुआ, ठीक है, कितना हो गया, जीरो इधर जीरो, 10 जीरो 3 1 4, 400 हो गया ना जी, यहाँ पे 400 लोग हुआ मेरा साइड हुआ, ठीक है, तो 400 यही मेरा डाटा है, ठीक है। कैसे कलेक्ट किया, कौन विधि से, इसमें 3 चीज का ध्यान रखें, शिक्षा ये सब चीज, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज ध्यान रखें, नहीं देखा एक ही चीज नहीं, कोई शिक्षा पे ले लिए तो क्या चीज ले लिए अभी हम, शिक्षा पे लिए, आयु पे ले लिए, इसके बाद क्या इनकम पे ले लिए, ठीक है। इसी तरह से कई विधि से, जहां एक नहीं, एक ही चीज का विधि नहीं, ये अलग अलग दर्शा रहा है, एक उम्र दर्शा रहा है, एक पढ़ाई दर्शा रहा है, शिक्षा दर्शा रहा है, एक क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है, ठीक है, हो गया यहां तक। अब आते हैं हम लोग, समझ गए होंगे या क्या होता है, एक के जैसा के लिए नहीं होता, ठीक, जो एक जैसा नहीं रहता है उसके लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लस्टर, क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा, ठीक है, क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा, गुच्छा, ठीक है। तो गुच्छा कैसे, कि मान लेते हैं कि ये आम है ना, आम हो गया,
या तो अंगूर भी मान सकते हैं, आम का सीजन है अभी ज़्यादा, इसलिए आम। ये आम बन रहा है कि कुछ और बन गया, चलो ठीक है, समझ गए होंगे, अब समझने से हम लोग को अच्छी है। ये क्या हो गया, क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग या लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है। क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या जहां पे, ठीक है, वहां के लिए होता है सबसे पहले। और इसके अंदर भी, ठीक है, हेमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए होता है। हेमोजीनियस मतलब एक जैसा के लिए होता है, ठीक, एक ऊपर में क्या पढ़ा था, एक जैसा नहीं के लिए। हेमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा के लिए, ठीक है। थोड़ा रेड पेन लेने दीजिए। तो ये क्या, हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा शब्द। ये क्या, हेमोजीनियस है, हाँ, ये एक ही जैसा जो है, क्या है, एक ही जैसा जिस लार्ज पॉपुलेशन और एक ही जैसा सब है उसके लिए होता है, ठीक है। यह जैसे यह क्या, बड़ी आबादी का अध्ययन करने के लिए होता है, ठीक है। या जनसंख्या को छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, फिर से वही मानते हैं स्टेडियम वाला, ठीक है। इधर क्या है, इधर यहाँ खेल रहा है, लेकिन इधर क्या है, बैठा हुआ है चारों साइड दर्शक, ठीक है। इधर बैठा हुआ है, क्या हुआ, बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इतना बैठा हुआ, तो इसको क्या कर दिया, छोटा छोटा समूह में तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ का समूह तोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ का तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया, इतना दूर का, अब इतना दूर का एक इधर तोड़ दिया, एक इतना दूर का एक इधर तोड़ दिया। मात्र कितना हुआ, 4 ही हुआ है ना, उतना कितना सारा था, लेकिन 4 भाग में तोड़ दिया। मतलब छोटे छोटे क्लस्टर, मतलब होता है कि छोटे छोटे गुच्छी नहीं समझ रहे, छोटा छोटा करके जुड़ा रहने एक साथ, तो वही चीज होता है क्लस्टर, ठीक है। मान लेते कि अंगूर, ठीक है, अंगूर में ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है जी, कितना हो जाता है, जुड़ा रहता है, तो ये क्या, अंगूर हो गया। तो अंगूर कहीं इसी तरह गुच्छा रहता है, गुच्छा में रहता है अंगूर, ठीक है। ये क्या बोलता है, यह जनसंख्या छोटे समूहों के लिए विभाजित ये क्या है, गुच्छा क्या होता है, क्लस्टर मतलब क्या होता है, कि होता है कि समूह, क्लस्टर मतलब गुच्छा, समूह जो कहें, ठीक है। या जनसंख्या को छोटे समूहों में विभाजित करता है, ठीक है। क्या करता है, छोटे समूह में विभाजित करता है, फिर उनमें से कुछ क्लस्टरों को, क्लस्टर मतलब वही क्या, क्लस्टर मतलब गुच्छा, ठीक है, वही कुछ गुच्छों को आदर्शिक रूप से चुनकर नमूना बनाता है। मतलब वही सब जो 4 गुच्छा चुने, ठीक है, 4 गुच्छों में ही से कोई एक गुच्छा को चुन लिया, ठीक है, कोई एक गुच्छा को चुन लिया। मान लेते हैं कि इसको चुना, ठीक है, और यही इसका लिए डाटा हो गया। क्या कर दिया, पहले सबसे बड़ा जनसंख्या को किस में बांटा, कि गुच्छा बना के बांट दिया भाग में, एक भाग यहाँ बनो, एक गुच्छा यहाँ, एक गुच्छा यहाँ करके एक भाग में बांट दिया, ठीक है। उसमें से कोई एक भाग को क्या कर दिया, उसमें से कोई एक भाग को लेके सॉरी, हाँ, क्या कर दिया, उसमें से कोई एक भाग को इसने डाटा कलेक्शन कर लिया। क्या है कि सब जब एक ही जैसा पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा संख्या है, तो क्या कर दिया, भाग में तोड़ दिया। कौन एक करके सैंपल उठावे, सबको पूछे, एक भाग में तोड़ दिया। अरे इस भाग से एक किसी को उठा लिया, इस भाग से एक भाग से, अब उसमें से भी 4, जैसे इसे उठाए, इतना बड़ा स्टेडियम से कितना उठाया हमें, 4 उठाए, एक 3 इधर एक इधर, 4 उठाए, 4 में से कौन उठा लिया, एक ही मात्र उठाए, तो यही मेरा डाटा हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग क्लस्टर सैंपलिंग कैसा हो गया। अच्छा, जो हिंदी के विद्यार्थी देख रहे होंगे, ठीक है, वो हिंदी वाला इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे कि हिंदी वाला ये चीज़ नहीं, ठीक है। ये ज़्यादा मान लेते हैं कि जैसे ज्योग्राफी में लागू होता है, जो कहीं जमीन सर्वे करने आता है, या तो फिर पॉलिटिकल साइंस में, या तो जो भीड़ क्राउड इससे बात है उसमें होता है, ठीक है। हिंदी में ये सब चीज़ ज़्यादा लागू नहीं होता है। लेकिन देखिए, ठीक है, पूछता है नेट, बार बार पूछता है प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बार बार पूछता है। बोल देता है कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से भाग हैं, उपभाग प्रोबेबिलिटी के, तो इसका याद रखना 4 को, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, ठीक है, स्ट्रैटिफाई, और क्या होता है सैंपल रैंडम, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये सब याद रखना आपको, ठीक है। क्या क्या होता है वो भी याद रखना। और क्या, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब जान रहे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टमैटिक में क्या होता है, इस तकनीकों में जनसंख्या के व्यक्तित्व को आदर्शिक मतलब वही होता है, ठीक है, क्रम में एक सूची बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें अंश अंतराल को ध्यान में रखा जाता है। क्या है, अंश और अंतराल, इतना दिमाग नहीं लगाइए, इतना खाली जानिए कि इसमें क्या होता है, कि इसमें से पूरा हो गया, 1 4 व्यक्ति दिया है, 2 4 6 8 12, फिर मतलब इसी तरह 12 14 16 18 20 22 24, हाँ सॉरी, चलिए क्या हो गया। अब इसमें बात आता है कि चुनने का, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सैंपल है, इसमें बैठा हुआ है लोग इस तरह, या तो इसी तरह है, ठीक है। कैसे चुनेंगे,
तो इसमें सिस्टमैटिक चुनेंगे, ठीक है। किससे सिस्टमैटिक चुनेंगे, तो मान लेते हैं कि अंश में, मतलब लास्ट में क्या 2 आया, फिर देखेंगे 2 लगा है यहाँ है तो इसको चुन लेंगे, फिर अंश में 2 कहाँ आया देखते हैं, इसको आएगा तो इसको चुन लेंगे, ठीक है। इसी तरह चुनेंगे, इस तरह नहीं चुनेगा, 2 चुने, फिर कोई दिक्कत नहीं, 12 चुन लो, फिर 14 चुन लो, ठीक है, फिर 24 चुन लो, मतलब डायरेक्ट इसी तरह से 2 यहाँ आया, 2 चुने तो फिर 2 यहाँ आना चाहिए, 4 आया तो 4 इसी तरह आया, ठीक है। ये क्या हो गया, और इसको ध्यान से सुनिएगा, अंश और अंतराल आकार में ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्रति 10 एक यादृच्छिक पूर्णांक के आधार पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। इसको खाली इतने जानिए, इसको डिटेल में नहीं पूछता है, इतना जानिए कि प्रोबेबिलिटी के एक भाग है, ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग ने। आप जो जानते हैं वो भी बताऊँ को हचपच हो जाएगा। चलिए अब क्या हो गया, नन प्रोबेबिलिटी। क्या है नन प्रोबेबिलिटी? नन प्रोबेबिलिटी में इसमें तो बता दिया कि इसमें बराबर चांस सबको नहीं मिलता है, ठीक है। इसका यहाँ मान लेते रिसर्चर का ज़्यादा दौर चलता है कि वो अपना इच्छा अनुसार, अपना समस्या के अनुसार वो अपना उठा सकता है नमूना या तो डाटा कह सकते हैं। इसीलिए अब आता है कॉन्वेनियंस सैंपल, ठीक है, ठीक है। कॉन्वेनियंस सैंपलिंग क्या होता है, सुविधाजनक अनुसार, या तो सुविधाजनक या तो सुविधात्मक अनुसार जो कहते हैं, क्या है सुविधाजनक, सुविधाजनक कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुविधाजनक, सुविधाजनक क्या रहेगा, तो सुविधाजनक कैसे रहेगा, तो सबसे पहले ये जानो किसका भाग है, नन प्रोबेबिलिटी का एक भाग है कॉन्वेनियंस सैंपलिंग, ठीक है, जिसको सुविधाजनक अनुसार कहते हैं, और किसका भाग है, नन प्रोबेबिलिटी का। अब क्या है, इसमें इकाई को प्रदर्शित में शामिल करने के लिए इसे चुना जाता है। अब इतना नहीं जानिए, इसको सुविधा अनुसार, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये स्टेडियम है, ठीक है, ये स्टेडियम है, इधर लोग बैठे हैं, क्या इधर लोग बैठे हैं, और अपना मतलब सुविधा के अनुसार, क्या क्यों सुविधा के अनुसार, कि मैं यदि यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चुन लिया, इसको चुन लिया, क्यों, ये मेरा नज़दीक है और ये मेरा सुविधा हो रहा है, इससे मैं इसको चुन लिया, क्यों, इससे ज़्यादा मेरा सुविधा है, इससे ज़्यादा मेरा डाटा इकट्ठा होगा, ज़्यादा इससे पूछूंगा तो सारा चीज़ अच्छा से बताएगा, इसलिए मैं इसको चुन लिया, मतलब अपना सुविधा अनुसार। अब यदि मान लेते हैं हिंदी में उदाहरण लूँ, ठीक है, हिंदी में क्या उदाहरण लूँ कि अब मुझे रिसर्च करना है किस पे, मान लेते हैं कि प्रेमचंद, हाँ प्रेमचंद मान लेते हैं, प्रेमचंद पे रिसर्च करना है, तो अब प्रेमचंद के जीवन पे रिसर्च करना है, ठीक है, ना कि उनकी किताबों में, तो उनके जीवन में रिसर्च करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि उनके घर जाएंगे, ठीक है, उनके घर जाएंगे, उसका बेटा होगा, ठीक है, बेटी होगी, हाँ बेटा बेटी, या तो कह रहे थे उसकी माँ तो नहीं, उसका पोता होगा, ठीक है, पोता पोती होगा, ठीक है, या तो फिर उसका पोता पोती का भी उतना समय का पहले था तो हो गया होगा बच्चा उच्चा, ठीक है, तो उसका परपोता में क्या कहेंगे, जो समझे, परपोता या तो फिर जो भी होता है आप लोग समझ गए होंगे, तो क्या वो है। तो अब क्या करेंगे, इससे हम पूछेंगे कि आपके पापा जी कैसे थे, ठीक है, हम इसका पोता से पूछेंगे। अब अभी जैसे कि उसका बेटा यदि मिल जाए तो हम उसका बेटा चुनेंगे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा से बताएगा, वो अपना बाप को देखा है, जाना है, जितना कंपेयर उसका अपना उसका पोता जितना जानता हो उससे ज़्यादा उसका बेटा जानता होगा अपना पिता के बारे में, इसीलिए अपना सुविधा के अनुसार इसको चुने कि नहीं जी, इसको भी चुनने था, यहाँ भी जगह इसको भी, अपना सुविधा अनुसार हम इसको चुने, वो किस में आ गया, ठीक है। तो नन प्रोबेबिलिटी के एक भाग है कौन, कॉन्वेनियंस सैंपलिंग, जिसको कहते हैं सुविधाजनक अनुसार, ठीक है, अपना सुविधा के अनुसार चुनना, ठीक है। अब इसी में से एक भाग है जजमेंटल, ठीक है, जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग का भी, ठीक है, परपोसिव सैंपलिंग भी नाम है, ठीक है, इसका जजमेंटल ही पूछता है, परपोसिव उसका नाम नहीं था, लेकिन याद रखिएगा परपोसिव। इसमें क्या होता है, इसका, हाँ इसका क्या होता है, जजमेंटल में होता है कि अपना खुद का निर्णय ज्यादा हावी रहता है, ठीक है, खुद के निर्णय के अनुसार लूंगा, यही लूंगा, मतलब जजमेंट, ये जजमेंट दे दिया, कमिटमेंट जिसको देते हैं ना, उसी तरह सेम जजमेंट में होता है, ठीक है, अपना निर्णय के अनुसार खुद का ज्यादा हावी रखना, ठीक है, ये चीज भी होता है, ठीक है, जजमेंटल रिसर्च में, सैंपलिंग करने में। और निर्णयात्मक, ठीक है, निर्णय के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि कोटा सैंपलिंग, क्या कोटा सैंपलिंग, या तो कोटा सैंपलिंग, डायमेंशनल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग का एक अन्य नाम है, ठीक है, डायमेंशनल सैंपलिंग, क्या है अन्य नाम, डायमेंशनल सैंपलिंग, हाँ, तो दोनों जगह कहीं ये दे देता है, कभी ये दे देता है, तो नाम आप लोग याद रखिएगा, कोटा सैंपलिंग एक नाम क्या है, डायमेंशनल सैंपलिंग, ठीक है, इसका क्या है विस्तृत रूप, कोटा विस्तृत रूप, ठीक है, विस्तृत रूप कैसे,
तो सबसे पहले ये जानेंगे किसका भाग है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी का, गैर संभाव्यता का, ठीक है। जहां इसको क्यों करते हैं शोध, तो कोटा का ये अनुसार पड़ता, सुविधा पड़ता है किसको, रिसर्चर लोग को। मतलब जहां रिसर्चर लोग या तो रिसर्चर कौन, जो रिसर्च कर रहा हो, शोधकर्ता जिसको कहते हैं, ठीक है, जनसंख्या को, बड़ा जनसंख्या को, मान लेते हैं कि एक पूरा सिटी है, कौन सा सिटी है, मान लेते दिल्ली है या तो नई दिल्ली, ठीक है, क्या है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। ये पूरा नई दिल्ली में क्या है नई दिल्ली में भरा हुआ है, लोग देख ही रहे हैं कितना क्राउड है यहाँ पे, पूरा भरा हुआ है लोग। अब क्या करते हैं, इसको हमको यदि बोल दे कि आप इस साइड को खाली, या तो फिर इतना को, हाँ एक, या तो फिर ऐसे जस्ट समझो कि नई दिल्ली का पॉपुलेशन उठा के रिसर्च करना है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम हर एक दिल्ली वालों से पूछ पाएंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे, कोटा कहते हैं कि मतलब जैसे एक गांव होता है, ठीक है, एक गांव होता है, गांव का छोटा रूप क्या है, टोला मोहल्ला, ठीक है, तो गांव का छोटा रूप क्या है, टोला मोहल्ला। उसी तरह दिल्ली का हम क्या करेंगे, रिसर्च करने के लिए दिल्ली पे जनसंख्या वहां देखना है कि कितने पढ़े लिखे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको कि वहां कोई भाग का, एक छोटा सा भाग इतना हम बना लिए, तोड़ लिए, ठीक है, एक यहाँ भी तोड़ लिए, एक यहाँ भी तोड़ लिए, ठीक है, एक यहाँ भी तोड़ लिए। ये क्या कर दिया, अपना अनुसार, ठीक है, अपना सुविधा के अनुसार मैं तोड़ लिया, ठीक है, इसको। ये क्यों किया अब इतना जब तोड़ लिए तो इसमें भी दिल्ली के जनसंख्या रहता है, इसी से पूछ लेंगे पूरा हो जाएगा, सब पे लागू हो जाएगा कितने पढ़े लिखे हैं। जैसे 1000 लोगों का सैंपलिंग ले लिया हमें, तो सभी पूरा दिल्ली का पता चल जाएगा ना, क्या 1000 लोगों में सभी तरह का लोग शामिल रहेगा, ऐसा नहीं कि इस 1000 में सारे अनपढ़ रहेंगे, ठीक है। इसलिए अब इसको कैसे, जहां शोधकर्ता जनसंख्या को, ठीक है, कोटा में विभाजित करते हैं और प्रत्येक उपसमूह से भी प्रतिभागियों को क्या करता है, चयन करता है, प्रत्येक भागियों से। अब 4 को यहाँ चुने, चारों से लोग हो गया, मान लेते कि 400 लोग उठाए हम, ठीक है, 400 लोग उठाए, 400 लोग में भी अब जो देखेंगे, ठीक है, प्रत्येक क्या है, प्रतिभागियों का चयन करता है ताकि आयु, लिंग और आय जैसे विशेषताओं पर आधार पर मतलब अपना विचार दे पाए, ठीक है, क्या चीज पे। अब मैं 400 लोग उठाया, उसी से पता चल जाएगा कितने उम्र के लोग होते हैं, ठीक है, उम्र हो गया, आय हो गया, और क्या हो गया, उम्र हो गया, आय हो गया, और शिक्षा पे बात हो गया। यही 400 लोगों को, क्यों पहले में कितना किया था, 4 टोला किया था, 4 कोटा किया था, ठीक है, कोटा मतलब छोटा भाग, टोला जिसको कह सकते हैं, ठीक है, गांव मोहल्ला है तो मोहल्ला कह सकते हैं, ठीक है। अब 4 भाग में भी हम छाटे, कितना टोटल हुआ, 400 में से अब हम रिसर्च कर रहे हैं, डाटा ये मेरा 400 हो गया, क्या हो गया, डाटा सैंपल जिसको कहते हैं 400 हुआ, ठीक है। 400 में क्या क्या हम देखें, उम्र का बात किए, उसका शिक्षा की बात किए हैं, ठीक है, आय का बात किया, शिक्षा कितने उम्र का लोग यहाँ हो रहा है, क्या क्या बीमारी हो रहा है, ये सब देख लिया, ठीक है। आय कितना इनकम हो रहा है, प्रति व्यक्ति का आय इनकम क्या रहा है, दिल्ली का शिक्षा, ठीक है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कैसा समझदारी है, पढ़ लिख के क्या रुचि रखते हैं, क्या जॉब करना, ये सब चीज हो गया मेरा डाटा में हो गया, ठीक है, मेरा सैंपलिंग में। अब इसी तरह से अब देखेंगे हम लोग, अच्छा इसमें एक उदाहरण और इससे लेते हैं कि मान लेते जो मैं लिखा था कि मान लेते कि 100 गो एक है, 100 यहाँ 100 विद्यार्थी हैं, क्या है, 100 लोग है, लोग कहना सही रहेगा, हाँ 100 लोग है। 100 लोग में क्या है, 100 लोग में बोलते हैं कि बोल 20 क्या है, 20 लोग मेल है मतलब पुरुष है, 25 क्या है, 25 लोग फीमेल है, स्त्री है, और जो बच गया वो क्या है, तो 55 लोग बच्चे हैं, हाँ बच्चे हैं 55 लोग क्या है, बच्चे हो गए। अब जो 55 लोग बच्चे हो गए, अब फिर इसी तरह 100 लोग यहां से भी हैं, क्या है, 100 लोग यहां से भी हैं। अब इसमें से 20 हो गए इंजीनियर, क्या हो गए, 20 इंजीनियर हो गए, और 20 लोग क्या हो गए, तो डॉक्टर हो गए, क्या हो गए, डॉक्टर हो गए, और जो 55 लोग क्या बच गए, इधर 55 लोग बच्ची कह सकते हैं, ठीक, उधर बच्ची लिए तो बच्चे हो गए। अब इसमें से हमको यदि जो जरूरत पड़ेगा, कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होती है कि अपना इच्छा के अनुसार खुद का हावी रखना, खुद का विचारों को ज्यादा हावी रखना, अपना इच्छा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार डाटा लेना, सैंपल उठाना, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको क्या करना है, यदि हमको यहाँ से मेरा इच्छा है, ठीक है, कि हम 25 गो क्या करेंगे, 25 फीमेल लेंगे, 25 फीमेल लेंगे, और 20 कितना है यहाँ, 25 है ना, 25 हम 25 फीमेल लेंगे, 25 डॉक्टर भी चाहिए हमको, 25 डॉक्टर भी चाहिए, और 55 को हमको बच्ची चाहिए, क्या है, 55 को बच्ची चाहिए, क्या है,
55 को बच्ची चाहिए। ये जो क्या है, ये मेरा इच्छा के अनुसार आया, क्या है, ये मेरा इच्छा के अनुसार आया। ये कैसे क्वाटा सैंपलिंग में होता है, ठीक है। ये मैं अपना इच्छा के अनुसार लिया, 200 सैंपल था, 200 में लोग इतना इतना था, तो मैं क्या किया, दोनों में से मात्र 100 लिया लेकिन मेरा हिसाब से लिया, जो जो हमको चाहिए था 25 फीमेल, 25 मेल, सॉरी डॉक्टर चाहिए था, मेल तो लिया नहीं। 55 क्या चाहिए हमको, बच्ची चाहिए, जो यहां से लिया, ठीक है। अब चलिए समझ गए होंगे। अब इसी तरह आता है एक्सीडेंटल सैंपलिंग, ठीक है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग और फिर आता है स्नोफॉल सैंपलिंग। स्नोफॉल सैंपलिंग का ही नेटवर्किंग, क्या है, नेटवर्किंग, हाँ नेटवर्किंग नाम है, ठीक है। स्नोफॉल सैंपलिंग का ही एक नेटवर्किंग नाम है, नेटवर्किंग सैंपलिंग, ठीक है। नेटवर्किंग क्यों, स्नोफॉल होता है, ठीक है। स्नोफॉल मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक। नेटवर्क में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसी तरह होता है, ठीक है। उधर डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन याद रखो, हाँ क्यों, स्नोफॉल का एक कौन सा नाम है, एन है, नेटवर्किंग। जैसे वहां पे कोटा का क्या है, डायमेंशनल, ठीक है। जजमेंट का भी क्या है, जजमेंट का क्या था, परपोसिव, हाँ परपोसिव, ठीक है। ये चीज हो गया यहां तक। अब हम लोग लास्ट देखेंगे एक्सीडेंटल क्या चीज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, संभावता, ये डायरेक्ट क्या, प्रोबेबिलिटी का उल्टा होता है। जितना ये साइड हम लोग पढ़े, ठीक है, क्या है, जितना ये साइड प्रोबेबिलिटी में, इधर नॉन प्रोबेबिलिटी में, हाँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी में था संभावना वाला, ठीक है, संभावना वाला, इधर गैर संभावना। इस जो संभावना हम पढ़े उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, उसी का जस्ट उल्टा करना है उल्टा करना है, क्यों, ये सब जो प्रतिभागियों को उल्टा करके नया प्रतिभागियों के लिए चुना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं कि क्या बच गया, ठीक है। आप लोग उम्मीद होगा समझ गए होंगे सैंपलिंग कैसे चुना जाता है, और नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिएगा, पिछले क्लास में फिर से बताया जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब क्या बात है कि रिसर्च, ठीक है, रिसर्च करते समय प्रपोजल लिखना पड़ता है, क्या, प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल पहले ये क्या चीज होता है ये जानेंगे। रिसर्च प्रपोजल कितने पेज का होता है, सबसे पहले 6-7 पेज का होता है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल जब देते हैं, पहले मैं बता चुका हूं सारा प्रपोजल सब क्या होता है। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या रहता है, जो उसी दिन बता रहा था क्रम, क्या चीज होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, पहला क्लास में बता चुका हूं, नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, साहित्यिक समीक्षा जिसको कहते हैं, ठीक है। साहित्यिक समीक्षा क्या करेंगे कि हमको किस फील्ड में काम करना है वो हम देखेंगे पहले, मतलब एक क्वेश्चन जनरेट करेंगे दिमाग में, किस फील्ड में हमको रिसर्च करना है। मान लेते हैं कि हिंदी को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं, मनु भंडारी के उपन्यासों में स्त्री पात्र चित्रण, ये ले सकते हैं, मनु भंडारी के उपन्यासों में स्त्री पात्र चित्रण। तो क्या देखेंगे, ये क्वेश्चन बन गया, इसके लिए क्या कर दिए, ये क्वेश्चन बना, इसके बाद हम ये सोचेंगे हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जो कि मैं डिटेल में बताया, पिछले क्लास में बताया था आप लोग को। परिकल्पना क्या किए हम, कि जो हम सोचे हैं, ठीक है, क्या सोचे हैं कि मनु भंडारी के उपन्यासों में नारी चित्रण, स्त्री चित्रण, तो क्या उसको हम जो सोचे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम बुक किनेंगे, ठीक है। उसका जो सोच, अभी हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, सोचना, ठीक है, परिकल्पना तो कल्पना बनाना, सोचना, ठीक है। तो ये अभी सोच ही रहे हैं, ठीक है। क्या किए, बोल सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाया मेरे दिमाग में, इसके बाद हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या क्या लेना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे हम नारी पात्र उसमें, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में भी सोच रहे भी डाटा कलेक्शन करना, डाटा को पढ़ेंगे, मतलब किताब खरीदना पड़ेगा उनके सारे, ठीक है। और उनके आलोचक भी जो उन पे लिखे होंगे उनके उपन्यासों पे, वो ठीक। और फिर समकालीन कुछ डाटा पढ़ेंगे, कुछ नया किताब पढ़ेंगे जो स्त्रियों के बारे में लिखा होगा, वो पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जब हो गया सारा चीज पढ़ लिए, जो पढ़ लिए, जब लिख लिए, जो पढ़ लिया, जो हमको अच्छा लगा, ठीक है, वो चीज हम अब लिखना शुरू कर दिया। क्या हो गया, लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू किया, इसके बाद जब लिखे, क्या कर दिए, थीसिस लिखे हैं, जब हम जो अच्छा लगा डाटा तो हमको लिखेंगे ना जी, किताब पढ़े अच्छा लगा लाइन, ठीक है। इस सब चीज को हम क्या कर दिए, अपना लिख के दिखाने लगे, ठीक है, कि किस तरह उनके प्रयासों में स्त्रियों का चित्रण हुआ है, स्त्री पात्र का, ठीक है। तो ये चीज हम अपना थीसिस में लिख के दिखाने लगा। मेरा थीसिस यहाँ नहीं है, नहीं मैं आप लोग को फोटो में दिखा देता क्या होता जो लिख रहा हूं सो। अब इसमें क्या करना है हमको, कहां थे हम लोग, हाँ चलिए, क्या जो थीसिस लिख रहे हैं, अब क्या करेंगे हम, जब थीसिस लिख लिए इसके बाद हम देखेंगे पढ़ के
क्या जो हम सोचे थे पहले, हाइपोथेसिस जो बनाए थे, वो क्या हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, उसका क्रम भी बताएं। ठीक है, पहले क्वेश्चन बना, फिर हाइपोथेसिस बनाया, क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो क्या सोचा तो क्या करना, डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा जी। डाटा मतलब वही उनके किताब, किसका, मनु भंडारी, जो अभी उदाहरण के लिए थे, मनु भंडारी का सारा किताब को किताब किनना पड़ेगा। जितने उपन्यास में वो स्त्री के पात्र को दिखाए हैं, स्त्री का जिक्र हुआ है, उसके बाद क्या करना है, जो किताब लेना वो खाली रखना है नहीं ना, उसको पढ़ना है, प्रोसेसिंग मतलब एनालाइज, मतलब क्या करना है, उसको पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, अब पढ़ना है तो खाली पढ़ना है नहीं, पढ़ के क्या करना है, लिखना है। जब लिख के तैयार हो जाएगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। क्या जितना जो पहले आप सोचे थे, क्या जितना आप पहले सोचे थे उसको क्या, उसको आप लिख पाए कि नहीं, सामने ला पाए कि नहीं, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता है। ठीक है, इसके बाद जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, कितना आप मान लेते कि जितना आप सोचे थे उतना आप लिख पाए कि नहीं, नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, 99% लिख पाए तो ठीक हुआ, बहुत अच्छा। 60% हुआ वो भी, 80% हुआ वो भी, क्या कि जितना 100% सोचते हैं उसका कोई 100% हो नहीं पाता खरा। ठीक है, बढ़ता घटता ही रहता है। तो अब क्या करना है, अब उसको जो लिखा गया मेरा थीसिस, ये अब सबमिट कर देना है। क्या करना है, यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना। लास्ट में हो गया, यही प्रोसेस इसका 6-7 पेज का होता है ये। ठीक है, अब इसी तरह होता है थीसिस। क्या हो गया, थीसिस कब आता है, तो थीसिस क्या है, अच्छा ये पिछले क्लास में बता चुका हूं मैं आप लोग को। ठीक है, थीसिस क्या है, पीएचडी के बाद सबमिट होता है थीसिस। ठीक है, और थीसिस जो लिखा जाता है कैसे, तो थीसिस जो जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक, उसका क्रम क्या रहता है, तो पहले टाइटल देते हैं, ठीक है, विषय देते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन, टाइटल देते हैं, जो इसका इंट्रोडक्शन देते हैं 2-4 पेज में, फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसमें क्या क्या हमको दिखाना, मान लेते हैं कि अध्यायकरण सब का, ठीक, ऑब्जेक्टिव में ही रहता है। अब क्या करना है, साहित्य समीक्षा, साहित्यिक समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, उसका भी यहाँ रहता है। ठीक है, फिर क्या, मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड यूज किए हैं वो दिखाना पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट एंड डिस्कस, ठीक है, कि क्या आप लिखे हैं, कौन सा मेथड यूज किए हैं, उसमें क्या रिजल्ट आया, ठीक है, वो बताना है, और डिस्कस कर, जो रिजल्ट आया उसमें डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद क्या, जो रिजल्ट आ गया तो कंक्लूजन। ठीक है, अब जब रिजल्ट आ गया, आप जानते होंगे कि कोई भी बुक लिखाता है, कोई भी बुक लिखाता है, उसका 2-4 पेज में उसका निष्कर्ष रहता है। क्या रहता है, निष्कर्ष रहता है। हाँ, निष्कर्ष रहता है, 2-4 पेज में क्या रहता है, निष्कर्ष रहता है। तो निष्कर्ष क्या रहता है, 2-4 पेज में निष्कर्ष रहता है। अब बात आ गया कि जब निष्कर्ष रह गया तो रिफरेंस। अब जैसे मैं अभी क्या करते हैं, उदाहरण के लिए था मनु भंडारी के उपन्यासों में नारी चित्रण। ठीक है, तो उसमें क्या चीज हमको दिखाना है, उसके लिए हम कौन कौन सा बुक को पढ़ें, जो जो बुक आप पढ़ें, जहां जहां से बुक से आप सामग्री लाइन उठाए हैं, ठीक है, वो बुक का नाम देना पड़ेगा, पेज नंबर सही देना पड़ेगा, प्रकाशन वर्ष, कहां से प्रकाशन हुआ, वो सब देना पड़ेगा। किसमें, उसको कहते हैं रेफरेंस। ठीक है, आप लोग समझ गए, इतना ही चीज होता है एक थीसिस में लिखने में, इतना चीज का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं रिसर्च का। ठीक है, सैंपल हो गया, अब रिसर्च आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल, नाम ही से पता चल रहा है एक्सपेरिमेंटल, मतलब किसी पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मतलब जाने दें, प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, अनुसंधान या तो शोध के हैं, प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग कर रहा है। ठीक है, प्रयोग क्या कर रहा है, जब प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कुछ हो जाता है तब तो प्रयोग करते हैं। इसे कहाँ प्रयोग किया जाता है, मनोविज्ञान में। ठीक है, मनोविज्ञान में, चिकित्सा में डॉक्टर लोग प्रयोग करता है, मास्टर लोग भी प्रयोग करता है, शिक्षा में भी। ठीक है, ये मनोविज्ञान में हो गया, क्या उस चिकित्सा में, शिक्षा में प्रयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये याद रखना कहाँ कहाँ होता है ये रिसर्च का प्रयोग। सो ठीक है, ये पूछा था, ये कहाँ होता है, मनोविज्ञान में होता है, चिकित्सा में, शिक्षा आदि में होता है। ठीक है, ये सब। अब इसको कैसे समझेंगे, अब इसके अंदर 2 ग्रुप होता है। क्या क्या होता है, या तो इसका उपभाग कहें, क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल, हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का 2 भाग होता है। क्या क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, एक यही नाम से होता है, क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता है यही नाम से, और दूसरा क्या आता है कि कंट्रोल ग्रुप आता है। क्या आता है, कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ गया, और एक आता है कंट्रोल ग्रुप। हाँ, कंट्रोल ग्रुप इसका नाम होता है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें 2 नाम आता है, इसके अंदर ही 2 भाग है। ठीक है, यही इसका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कितने, इसके अंदर 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे, तो जैसे मैं समझा एड एंड सेल करके। ठीक है, इसको समझेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल।
अब इसको हम लोग ले लेते हैं कि अभी पेप्सी से, ठीक है, पेप्सी या तो कोको कोला जो भी ले सकते हैं आप लोग, कोका कोला कोको कोला जो होता है, ठीक है, वो हो गया। अब पेप्सी से रहने दीजिए। अब पेप्सी का ले लिया। अब पेप्सी का क्या है, दो वेरिएंट है। कैसे एक्सपेरिमेंटल उसको कहते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल वो है जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्या होता है, प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, और प्रयोग जो करते हैं उसको बदला भी जा सकता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको में बदला जा सकता है, हाँ, बदला जा सकता है, क्या जा सकता है, बदला, अभी बता रहा हूं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, रिसर्च में इसमें बदला जा सकता है, इसमें बदला नहीं जा सकता। कैसे, एड एंड सेल लेते हैं। एक पेप्सी का है कंपनी, ठीक है, कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है, अरे क्या कर दिया, एक एड्स दे दिया, एक एड दे दिया, ठीक है, एक एड दे दिया, किसको, मान लेते कि अभी विख्यात में जो अभी चल रहा है एक्चुअली, अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन एड कर रहा है, पुष्पा वाला हीरो, अल्लू अर्जुन पेप्सी का एड कर रहा है, ठीक है, पेप्सी का एड कर रहा है, पेप्सी का एड कर रहा है। जैसे अल्लू अर्जुन पेप्सी का एड किया तो ऐसे बिकना बहुत ज्यादा हाई हो गया। क्यों, उसका जितने कह सकते हैं फैन है, क्या हो गया, जितना फैंस है उतना सारा लोग पेप्सी पीना शुरू कर दिया, कोको कोला छोड़ के, स्प्राइट को छोड़ के, ठीक है, क्या पेप्सी पीना शुरू कर दिए। ये जो पेप्सी पीना छोड़ दिए, क्यों, जो ये ऐड किए तब तो इतना बढ़ा इसका सेल में, इसका सेल क्यों बढ़ा, प्रचार होता तब, कोई भी चीज का प्रचार करते तभी तो सेल बढ़ता है। मान लेते हैं कि एक लेते हैं सर्फ का डिटर्जेंट पाउडर, हाँ, डिटर्जेंट पाउडर सर्फ का लेते हैं एक उदाहरण, ठीक है, सर्फ का उदाहरण लेते हैं। अब मान लेते हैं कि सलमान खान इसमें क्या है, सलमान खान इसका प्रचार कर देता है, क्या करता है, प्रचार कर देता है, क्या प्रचार कर देता है कि ये सर्फ गंदा कपड़ा को मात्र एक बार रगड़ने से ही साफ हो जाएगा। तो क्या करेगा आदमी, जितने लोग सलमान खान को सुनते हैं, पसंद करते हैं, उतने लोग क्या करेंगे, दौड़ के जाएगा तुरंत कि अच्छा चीज है, अच्छा चीज है, जब वो बता रहे तो झूठ नहीं होगा, चलिए यूज करते हैं। तो क्या हो गया, जो ये सर्फ का प्रचार किया था पहले मात्र 40% लोग खरीद रहा था, जैसे प्रचार किया 80% लोग खरीदने लगे। कितना, 80% लोग। जब 80% लोग खरीदने लगे, कैसा, ये प्रचार की वजह से हुआ, सिर्फ एड्स की वजह से हुआ, ठीक है, यही बोलता है कि एड एंड सेल से, समझ गए। और क्यों, जब एड किया तो क्या हो गया, सेल चालू हुआ। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, एड, हाँ, ये हो गया। और सेल में क्या दिखा, जो बिक रहा है, कंट्रोलर हो गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं सरफ, ठीक है, सरफ में एड दिए तो क्या हो गया, प्राइस हाई हो गया, बिकना हाई हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये किसमें बदला जा सकता है, क्या, क्यों बदला जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, तो ये एड कर रहा है कौन, अल्लू अर्जुन, कल दे देंगे हम अक्षय कुमार को, ठीक है, अक्षय कुमार को दे देंगे, ठीक है, कल अक्षय कुमार को दे देंगे, मान लेते हैं कि अक्षय कुमार को दे देते हैं, नहीं तो ठीक है अजय देवगन को दे देते हैं, मतलब किसी को भी दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रचार के लिए, अब जितना प्रचार रहेगा, जिसका प्रचार ज्यादा फैन फॉलोइंग रहेगा उसका ज्यादा बिकेगा, ठीक है, इसी तरह होता है ना। तो इसी तरह इसमें है। अब आते हैं दूसरा ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या आता है, कंट्रोल ग्रुप में इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या होता है, इसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, प्रयोग किया जाता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल में, जिसको बताते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको, ठीक है, जिसमें कंट्रोल ग्रुप उसका डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अच्छा चलिए फिर से यहां समझते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, अब उदाहरण के तौर पर एक पेन लेते हैं, ठीक है, एक पेन लेते हैं, एक मतलब कलम लेते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये कलम हो गया, ठीक है, ये कलम हो गया। अब इस कलम को हम क्या करेंगे, इस कलम का दो चीज दिखाना है हमको, यहाँ क्या क्या दिखाना है, तो एक दिखाना है एड और एक दिखाना है सेल, ठीक है। तो जो ये पेन का प्रचार हो गया, ठीक, प्रचार मतलब एड, जिसको एड कहते हैं, मोबाइल में कितना एड आ रहा है, ठीक है, तो ये एड हो गया प्रचार, ठीक है, तो जो प्रचार आ रहा है, ठीक है, ये एड हो गया। ये पेन का बिक्री में जो एड का महत्व रहा, कौन प्रचार किया इसका जी, मान लेते हैं अमिताभ किया, ठीक है, अमिताभ, हाँ अमिताभ किया, अमिताभ जो किए हैं, तो ये पेन बहुत ज्यादा बिकने लगा। पहले बिक रहा था 50% लोग ही खरीद रहा था, अब किन रहा है एकदम 90% लोग, 90 लोग किन रहा है, 100 में किन रहा है कौन, ये पेन को कर रहा है। तो ये जो किन रहा है ये पेन को, इसको क्या कर सकते हैं, इसको एड में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोग कैसे एड, मतलब कुछ बेचने के लिए हम प्रचार करेंगे तो कैसे बिक रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए पेन बेचने के लिए, ठीक है, तो इसमें बिकने लगा ज्यादा,
क्या एक्सपेरिमेंट किया? अब जो ये जो बिक रहा है इसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं कि किसी अमिताभ है, कल अक्षय कुमार को लेते हैं, कल अजय देवगन, कल सलमान खान, किसी भी ले लिए। और कंट्रोल ग्रुप में क्या है, कंट्रोल ग्रुप को नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पेन जो 40% किन रहा है उसको चेंज कर सकते हैं जी? नहीं ना, जो किन रहा है स्किन रहा, इसी तरह हो गया। आप सेल में कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या है, आप सेल में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा एड में चेंज कर सकते हैं। एड में मतलब किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन सेल में आप क्या कर सकते हैं? आप तो कुछ नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं जनता आप चेंज नहीं कर सकते जनता को। तो जो आप जिसका प्रचार करवाएं उसको चेंज कर सकते हैं, जनता को चेंज नहीं कर सकते। आप एड एंड सेल मुझे समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र रहता है, कौन? जब स्वतंत्र रहता है उसी में चेंज हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। और कंट्रोल ग्रुप में क्या? तो कंट्रोल डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको, ठीक है। किसका है? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का दो भाग है, क्या? कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, समझ गए होंगे। किसी का कंट्रोल में रखना, किसी का अपना नियंत्रण में रखना, ठीक है। किस एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग, आप लोग समझ गए होंगे सब। अच्छा, यहां पे देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में शोधकर्ता स्वतंत्र चर कौन है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। स्वतंत्र चर को हेरफेर कर सकता है और नियंत्रण निर्भर डेटा पर, क्या? निर्भर डेटा का हेरफेर, या तो निर्भर डेटा मतलब निर्भर समूह मतलब कंट्रोल ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ उल्टा लिखा, निर्भर समूह पर डेटा से हेरफेर नहीं कर सकता है। बात खत्म हो गई, समझिए। अब आता है, अब क्या है, अब इसी तरह आता है एक्स पोस्ट फैक्टर। क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टर। एक्स पोस्ट फैक्टर क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टर, एक्स लगा है मतलब जो पहले हो चुका है। और एक्स पोस्ट फैक्टर का एक अन्य नाम है, क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। इसी का एक अन्य नाम है क्वासी रिसर्च, ठीक है। क्वासी, ये बहुत ज्यादा फेमस नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वासी रिसर्च किसे कहते हैं, या तो क्या होता है, या तो फिर इसका अन्य नाम क्या है। ये सब एग्जाम में आया है, ठीक है। बार बार घुमा एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या कि इतना ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जाम होता है, बार बार क्वेश्चन एक ही चीज से कितना बने। इसीलिए आप लोग जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से कल याद रखिए, समझे रखिए। नहीं समझते दोबारा मैसेज कीजिए, मैं नया ट्रिक से नया तरह से समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि इसका हिंदी सबसे पहले जान लो कि आभासी शोध होता है। शोध रिसर्च मतलब क्या? शोध, अनुसंधान, ये सब कह सकते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टर आभासी मतलब जो भास ना, जो ना दिखे, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं छोटा सा शब्द में, इंपैक्ट आने के बाद कारण का पता लगाना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, क्या हो गया? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति हो गया ये, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया ये, अब जिस तरह भी बना है, अब क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया ये, ठीक है। एक व्यक्ति हो गया ये। अब इसको देखना कि इसको क्या हो गया? इसको कैंसर हो गया, ठीक है। इसको कैंसर हो गया। अब इसको कैंसर हो गया, क्या हो गया? कैंसर हो गया, ठीक है। कैंसर हो गया। अब इसको कैंसर कैसे हुआ? कैंसर हो चुका है, मतलब इंपैक्ट आ चुका है। क्या हो गया? इसको कैंसर हो चुका है। जब कैंसर हो गया, अब हमको पता क्या लगाना? कैंसर कैसे, मतलब कोई भी चीज का कारण को, कोई भी कारण को पता लगाने के लिए कौन सा रिसर्च किया जाता है? एक्स पोस्ट फैक्टर, ठीक है। याद रहेगा ये चीज, हमेशा याद रखिएगा। इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च में कहते हैं, इसको मैं समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है, बहुत डिटेल से, इसलिए बने रहिए। ये क्या है होता है? एक्स पोस्ट फैक्टर मतलब कोई भी चीज का कारण आ गया। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ये भी है, ठीक है। एक व्यक्ति ये है, अब इसको बुखार लगा, क्या है? बुखार लगा। अब इसको बुखार कैसे लगा? इसको बुखार कैसे लगा? बुखार तो आ चुका है, लेकिन बुखार कैसे लगा इसके लिए हम पता कर, इसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो वो कौन सा रिसर्च हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च हो गया, ठीक है। समझ गए यहां तक आसानी से? अब इसको कैंसर हो चुका, कैंसर हो चुका, अब कैसे जानेंगे कैंसर? अब जो कैंसर हो चुका, ये क्या हो गया? हो चुका है। अभी कारण पता लगाएं, क्या ऐसा किया जो इसको कैंसर हो गया? ये कौन सा हो गया? एक्स पोस्ट फैक्टर, ठीक है। तो कारण को पता लगाने के लिए कौन सा रिसर्च करते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टर करते हैं। अब जो भी कारण लगाने के लिए, मान लेते हैं कि इसको क्या चीज कारण कैंसर हो सकता है, कुछ मान लेते हैं कि ज्यादा खराब सनलाइट के कारण से हो गया, सनलाइट के कारण से हो गया, या तो कुछ खान पान स्ट्रीट फूड कारण हो गया, ठीक है। कुछ भी चीज हो सकता है। इसमें रिसर्चर स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया? आदमी हो गया। अब इसको चेंज कर सकता है जी? इसको तो हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। कैंसर हो गया, या तो फिर कैंसर को चेंज कर सकता है? नहीं ना, इसको हो चुका है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? ये आदमी ठीक हो जाएगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें चेंज कर सकता है आदमी। दवा खिलाएंगे, ये व्यक्ति, आप समझ ले, कैंसर आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। कैंसर, अब दवा खिलाए, कैंसर चला गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं ना, कैंसर को हटा सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसी तरह समझ गए होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, वही दवा खिलाने के बाद। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है।
थोड़ा सर्दी हो गया है। अब क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। किसी का इतिहास या कोई चीज का इतिहास के बारे में लोग रिसर्च करते हैं, वो कौन सा रिसर्च होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। मान लेते हैं कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी के जो सभ्यता की रिसर्च हुआ वो कौन सा रिसर्च हो गया था? हिस्टोरिकल रिसर्च था, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च था। हिस्टोरिकल रिसर्च किस कहते हैं? ऐतिहासिक शोध, ठीक है। ऐतिहासिक शोध क्या होता है? अब इसमें भविष्य का पूर्व अनुमान, मतलब भविष्य में हम क्या थे या क्या था यहाँ पे, उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, इसका क्या है? भविष्य का पूर्व अनुमान मतलब ज्ञात, भविष्य का ज्ञात करने के लिए पिछले समय का अध्ययन करता है, ठीक है। इसको या तो फिर इस तरह समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी का जो रिसर्च किए थे वो क्या, कि उस समय लोग कैसे कैसे था, क्या विकसित हुआ था, कैसे रह रहे थे, उस चीज जानने के लिए कितना मकान था, क्या हो रहा था, क्या हो गया जो समाप्त हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, वो चीज देखेंगे कि कैसे हुआ था। इसको जानकारी लेने के लिए करेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च में आ गया। अब देखें इसमें भविष्य का ज्ञात नहीं समझ रहे आप, कोई चीज में शोध करते हैं, ठीक है, कोई मान लेते हैं कि क्या, अभी कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था, तो कोरोना से हम लोग रिसर्च क्या कर रहे थे कि कोरोना आया, तो जो पिछले बार अभी कोरोना आया, अभी लोग रिसर्च करेगा कोरोना आया क्यों, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा जो भविष्य में हमको ऐसा खतरा ना देगा, ठीक है, ये हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, ठीक है। जो अभी रिसर्च करेगा कोरोना पे क्यों आया, इससे क्या हो जाएगा, इस तरह बीमारी और आया तो हम लोग बच पाएंगे, कैसे बचेंगे, ये जो भी रिसर्च करेगा उसके इसमें आएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा, ठीक है। तो अपने इतिहास या जो पहले से भविष्य का, मतलब या तो ये कह सकते हैं सीधा सदी अक्षर में कि अपने भविष्य की रक्षा के लिए जो रिसर्च किया जाए, ठीक है, या तो पुराने अध्ययन के अनुसार, पुराने अध्ययन से पुराने अध्ययन से क्या कह सकते हैं इसको, पिछले अध्ययन, यहाँ मान क्या लिखा, पिछले समय का अध्ययन, पुराने समय का अध्ययन करके अपने भविष्य को संवारना, अपने भविष्य के बारे में चिंता होना, उसको वो चीज बारे में जागरूक करना, वो हिस्टोरिकल रिसर्च में आता है, ठीक है। ऐतिहासिक शोध में किसी भी मूल्य के होने से पहले डाटा प्रमाणित होना, ये याद रखना, ठीक है। ऐतिहासिक शोध में किसी भी मूल्य के होने से पहले डाटा प्रमाणित होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डाटा प्रमाणित होना चाहिए। फिर भी प्रमाणिकता का प्रमाण इसके मूल्य को स्थापित नहीं करता, यह सटीक भी होना चाहिए। बहुत इसमें औच पौच क्या है, ये शोध क्या होता है? ऐतिहासिक शोध में किसी भी मूल्य के होने से पहले डाटा प्रमाणित होने, अब कोरोना का हम कोई भी चीज रिसर्च करेंगे, डाटा प्रमाणित ही चाहिए, ठीक है, प्रमाणित चाहिए, कोरोना का कितना वेरिएंट हुआ, कौन कौन से हुआ, ये सब डाटा प्रमाणित चाहिए, ठीक है। फिर भी उसके बाद प्रमाणिकता का मूल्य को स्थापित नहीं करता, उस जो डाटा देखेंगे उसको प्रमाणिकता साबित नहीं कर देगा कि प्रमाणित हुआ, क्यों? क्योंकि फेक न्यूज भी तो चलता है ना, और वो सटीक भी होना चाहिए, एकदम डायरेक्ट सटीक 100%। अब हो गया, एक और देखेंगे हम लोग इथनोग्राफिक, जो बहुत बार नेट जेआरएफ का ये फेवरेट क्वेश्चन हो गया, क्या नेट जेआरएफ का ये क्या फेवरेट क्वेश्चन, हाँ नेट जेआरएफ का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा? इथनोग्राफिक रिसर्च, बार बार पूछता है ये। इथनोग्राफी मतलब निर्जातीय मतलब किसी जाति, ठीक है, किसी जाति विशेष का मतलब क्या? किसी का कल्चर के बारे में जानना, ठीक है, किसी के कल्चर के बारे में जानने के लिए रिसर्च करना ही एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है, निर्जातीय शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। निर्जातीय क्या हो गया, या तो फिर जाति कल्चर क्या हो गया, मान लेते हैं कि अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका देश हो गया, अफ्रीका महादेश हो गया, ठीक है, उसमें एक क्या कह सकते हैं, एक जनजाति रहता है, क्या हो गया, एक जनजाति रहता है, ठीक है, एक जनजाति क्या रहता है, उसमें क्या करता है, उसमें लोग आदमी का कच्चा मांस खाता है, ठीक है, कच्चा मांस खाता है। और दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, घर में अपने ही घर में शादी करता है, ठीक है, घर वाले शादी करते हैं, हाँ समझ गए होंगे, घर वाले, चलिए समझ गए होंगे, घर वाले शादी करते हैं आपस में ही। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया कि लोग मरने के बाद दफनाते नहीं, टांग देते हैं एक पेड़ में, मान लेते हैं ऐसे सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल, क्या करते हैं इसको सोच लेते हैं, ठीक है, मरने के बाद दफनाता नहीं, टांग देता है, हाँ टांग देता है, कहाँ पे, पेड़ में टांग देता है, पेड़ में।
ये सब क्या हो गया, ये जो जनजाति, इस सब का जो रस्म है, ठीक है, इस सब का जो दिनचर्या है, इस सब का जो नियम है, ठीक है, और भी मान लेते हैं 4-5 इसी तरह और भी हो जाए। अब इस पे, इस जनजाति पे जो रिसर्च करेगा वो दूर से कर पाएगा रिसर्च? नहीं। तो क्या करेगा, इन्हीं लोग के बीच में आके रहेगा, इन्हीं लोग के बीच में क्या करेगा, आके रहेगा और देखेगा, सुनेगा, बोलेगा। तो उसका प्रभाव किसमें, जो यहाँ रिसर्च करने आया है इस लड़का या तो कोई भी लड़का के, इस पे भी पड़ेगा उनका प्रभाव, ठीक है, इन लोगों का प्रभाव इस पे भी पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो जनजातियों के बीच में, किसी के कल्चर के बीच में ढल के रह के रिसर्च करता है, वो क्या होता है, इथनोग्राफी रिसर्च होता है, जनजातीय शोध होता है, ठीक है। इसमें रिसर्चर को इसके बीच में आकर रहना पड़ता है, ठीक है, किसमें, इस जनजातीय के बीच में रहना पड़ता है। समझ गए आप लोग। अब आता है डबल ब्लाइंड रिसर्च, ब्लाइंड रिसर्च, और आता है थर्ड ब्लाइंड रिसर्च, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, रिसर्च मतलब शोध, ठीक है, अनुसंधान, अंधा शोध, ठीक है। डबल अंधा शोध क्या चीज होता है ये जानते हैं थोड़ा, बस इतना जानिए कि सिंगल ब्लाइंड, इसको डबल ब्लाइंड रिसर्च को क्या है, सिंगल ब्लाइंड, ठीक है, सिंगल ब्लाइंड भी कहते हैं, सिंगल ब्लाइंड भी इसको कहते हैं। सिंगल ब्लाइंड में इसमें रिसर्चर को पता होता है कि पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता। इसमें इसको नहीं समझ आएगा, देख लीजिए। इसमें क्या चीज होता है कि सिंगल ब्लाइंड रिसर्च में, कि सिंगल ब्लाइंड मतलब एक दो ही लोग आता है, एक रिसर्चर होता है और एक जिस पे रिसर्च कर रहा है वो होता है। या तो इस तरह जान लेते हैं कि एक ही डॉक्टर हो गया, एक या डॉक्टर हो गया, एक हो गया पेशेंट हो गया, ठीक है, पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, डॉक्टर मरीज हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, डॉक्टर को पता है कि हम कौन सा दवाई दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा सुई दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं कौन सुई दे रहा है, सो खाली सुई भुका ले रहा है, ठीक, सुई ले रहा है। ये क्या हो गया, ब्लाइंड रिसर्च, मतलब एक को पता रहेगा, एक को पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिंगल ब्लाइंड, जिसका नाम है ब्लाइंड रिसर्च कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और डबल ब्लाइंड में क्या होता है, इसमें ना तो रिसर्चर को पता होता है और ना ही भागीदार पेशेंट को, ठीक है, मतलब जो पेशेंट है उसको पता होता है। इसमें पक्षपात, अच्छा ऐसा क्यों किया जाता है, तो इस सब में पक्षपात होने से बचता है, ठीक है, पक्षपात होने से बचता है कि पता पहले किसी ना चले दोनों का क्या क्या सोचेगा, ठीक है, पक्षपात होने से इतना जानो। अब डबल ब्लाइंड में क्या होता है कि एक मान लेते एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, एक मरीज है, पेशेंट से ही समझ रहे हैं हम लोग, तो यही समझेंगे पेशेंट से ही। ये भी पेशेंट से जब समझ रहे हैं तो ये डॉक्टर एक सुई दिया, ठीक है, इसको क्या दिया, एक सुई दिया, मान लेते पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल। अब पेशेंट को डॉक्टर दिया, ठीक है, पेशेंट को। अब इसका डॉक्टर को नहीं पता है कि क्या नहीं पता है इसको, अरे पेशेंट को क्या सुई दिया, इसको सुई लगा, ठीक है, इसको क्या हो गया, सुई लगा, ठीक है। जब डॉक्टर सुई दिया पैरासीटामोल, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, सुई ले लिया। ये भी नहीं जानता कि कौन सा, ये तो जानता ही नहीं कि कौन सा सुई दिया, और ये पैरासीटामोल सुई दिया, लेकिन इसका लक्षण नहीं जान रहा है कि लक्षण ठीक करेगा कि नहीं, ठीक करेगा कि नहीं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ठीक करेगा कि नहीं, इसको पता नहीं डॉक्टर को। मतलब जब इसको भी नहीं पता है इसका गुण क्या है पैरासीटामोल का, ठीक है, खाली जान रहा है कि पैरासीटामोल सुई है, लेकिन इसका प्रभाव को जान ही नहीं रहा है, और ये भी नहीं जान रहा है कौन सा सुई दिया, इसका प्रभाव क्या होगा। ये क्या डबल ब्लाइंड रिसर्च होता है, ठीक है। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब उम्मीद है कि चलिए और आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद कल का क्लास छोड़ देंगे। इसमें हाँ, उसी में क्या है, प्लेसबो इफेक्ट बिलीफ सिस्टम से बचने के लिए किया जाता है, जो बता चुका हूं, पक्षपात से बचने के लिए किया जाता है। कि ऐसे आता है हेनो, ठीक है, क्या आता है, हिनोमेनोलॉजिकल जो भी हो, ठीक है, दृश्य घटना आधारित, ठीक है, दृश्य घटना मतलब जो देखा, आंखों देखा, ठीक है, दृश्य घटना जो आंख से देखा उसी चीज को, ठीक है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, इंग्लिश ना आदो हो तो दृश्य घटना आधारित, दृश्य घटना से पकड़ लेंगे आप लोग। या गुणात्मक शोध होता है, या गुणात्मक क्वालिटी ये शोध होता है सबसे पहले, ठीक है, यह दृश्य घटना पर आधारित होता है। अब दृश्य का बात आ गया, दृश्य क्या होता है, इमेज में होता है ना जी, दृश्य क्या होता है, इमेज में होता है, इमेज में होता है दृश्य। या दृश्य घटना पर आधारित होता है जिसको आंखों, ठीक है, जो देखें उसी में रिसर्च कर देना, ठीक है। मान लेते हैं कि इसी केस स्टडी इसी में आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, एक आदमी मान लेते हैं कि मुंबई हमला हुआ था 26/11, ठीक है,
अब उसमें जो हमला हुआ, ठीक है, वहां एक व्यक्ति क्या कर रहा था, खड़ा होकर देख रहा था। अब वो जो देखा उसी पे वो रिसर्च कर दिया बाद में, ठीक है, वो रिसर्च कर दिया। वो क्या आंखों देखा घटना रिसर्च किया, वो दृश्य घटना फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में आता है, ठीक है। इसी तरह आता है नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या आता है, वितरात्मक शोध, ठीक है। अब क्या, किसी के जीवन को कहानी के माध्यम से बताना नैरेटिव रिसर्च कहलाता है, ठीक है। नैरेटिव रिसर्च मतलब कहानी के माध्यम से बताना, नैरेटिव रिसर्च हो गया। किसी को कुछ भी, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, किस जीवन को ही का, या तो कुछ भी हो गया, जीवन ही का लें, कुछ भी चीज कहानी के माध्यम से बताना, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, नैरेटिव रिसर्च, या तो वृत्तात्मक शोध, ठीक है। इसमें क्या है, गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिसर्च है। किसी को कहानी के माध्यम से रिसर्च करना, ठीक, किसी के कहानियों के माध्यम से रिसर्च करना। मान लेते हैं कि एक संजय दत्त पे फिल्म आया था, संजू, हाँ ना, संजू नाम था ना, संजू नाम था। उस मूवी में क्या था, जो लेखक जो होंगे, उसका क्या दिया, खाली सुना सुना लिखा, ठीक है। तो ये जो सुना, क्या सुना था, कहानी के माध्यम से सुना था, और वही कहानी के माध्यम से वो रिसर्च करके एक बुक लिखा, वो बुक लिखा, फिल्म का पटकथा लिखा जिसको कहते हैं। अब वही चीज पे फिल्म बना दिया, ठीक है, फिल्म बना दिया वही चीज पे। जैसे कि बहुत सारे उपन्यास में, कहानियों में फिल्म बना हुआ है, तो उसी तरह क्या कर दिया, फिल्म बना दिया। तो ये क्या हो गया, नैरेटिव रिसर्च था। वो कौन सा रिसर्च कर रहा था, राइटर नैरेटिव रिसर्च कर रहा था, ठीक, संजय दत्त पे। चलिए आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगला क्लास में। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।